स्टूडेंट्स, देखो ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें मैं आंसर राइटिंग आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आंसर्स आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में प्रॉब्लम आ रही है आंसर्स कैसे लिखें। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सब कुछ क्लियर होते हैं, पर आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि लिखना क्या है, करना कैसे है। जिस वजह से क्या होता है, जहाँ पे आपके 3 नंबर आने चाहिए थे वहाँ पे सिर्फ आपको 1.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। अब ऐसे 1.5 नंबर जब आपके कटते जाएंगे तो जिसकी वजह से आपके नंबर कम आएंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करूँगी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ आंसर्स कैसे लिखना जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने और जो है देखें कि कैसे लिखना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो 1 मिनट रुक जाइए। ये ठीक है, जल्दी में लिख दिया, पेन खराब था या पेन बंद हो गया, वॉट एवर इज़ द रीज़न, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली ऐसी राइटिंग पर तो शायद मैं भी 1 ही नंबर दूँ अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगर हम बायो की बात करते हैं, बायो हो तो उसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितने ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम के भी आधे मार्क्स मिल जाते हैं। मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको नहीं आ रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा डायग्राम याद था, तो आप अगर वो डायग्राम बना के आ जाते हैं तो उसके आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स मिलेंगे, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप इधर देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन सबसे पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये थोड़ी सी चैटिंग वाली भाषा हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस की स्पेलिंग भी गलत लिख रही है मुझको। तो एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलग ही दिख रहा है क्या, कि इंग्लिश में एक चीज़ सिखाई जाती है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस, टेंसेस, पंक्चुएशन, सबकी मिस्टेक आ रही है कहाँ पे। और सबसे मेन जो आप लोगों में मिस्टेक आ रही है वो है कि आप साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते ही नहीं हैं, साइंटिफिक टर्म्स का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि आप चैटिंग कर रहे हैं, वो वाली भाषा आपने लिखी है अपने भाषाओं में। तो थोड़ा सा आपको, अब इस केस में क्या करें, आप जो है बुक्स की मदद लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग देखिए, क्या ये सही है कि गलत है, ये देखिए, है ना कहीं स्पेलिंग। अब ये इन्होंने आंसर लिखा था, आप देख लें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, आपने देख लिया अब तक। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, अब देखिए, ये फर्टिलाइजेशन में आप कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, है ना। डायग्राम सबसे पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, उसके नीचे डायग्राम बनाएं, वो बहुत सुंदर लगता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, खत्म। आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स गिव राइज टू अ पोलन ट्यूब। देखिए लैंग्वेज देखिए, लग रहा है कि हाँ साइंटिफिक लैंग्वेज है। द पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स, है ना। ये शॉर्ट आंसर लिखा और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया। आप क्या करते हैं, एंड उसको सेंटेंस को लंबा करते जाते हैं, तो उसके बाद में टीचर भी बोर हो जाता है। वन ऑफ द मेल गैमेट पासिस थ्रू द पोलन ट्यूब एंड रीचेस द एग इन द ओव्यूल। ठीक है, इट फ्यूजेस विद द एग एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये लग रहा है आंसर कि हाँ साइंटिफिक टर्म्स हैं, वकायदा इंग्लिश में पंक्चुएशन सही करी है, टेंसेस सही है, कंस्ट्रक्शन सही है। अब देखिए, आप इस वाली बुक की अगर हम बात करें, 1 मिनट इसको रोटेट करने दीजिए। हाँ, ये देखिए, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। ये आंसर बेसिकली मैंने जब बताया था कि इसको कैसे लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको एक लाइन कम मिल रहा है तब ये वाला करिए। वैसे अगर वो एक्स्ट्रा में हो जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करिए। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का आप आंसर पढ़िए ज़रा। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल्स विद द फीमेल गैमेट्स। अब देखिए, उन्होंने सेंटेंस को आगे भगाया नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं
और उसको कट कर दिया है, मतलब वहाँ पे वो सेंटेंस को जो है फुल स्टॉप लगा के ये स्टॉप कर दिया है, ठीक है। अब इट गिव्स राइज टू अ जाइगोट, देखिए कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। आप लोग लंबे लंबे एक ही में पूरा आंसर, एक ही सेंटेंस में सारे आंसर्स आप फिट कर देते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं। एज सून एज द पॉलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा, अब देखिए कॉमा इट, क्योंकि इट है तो यहाँ पे ES आएगा। रीचेज द फीमेल जर्म सेल्स इन ओवरी, दिस अकर्स, अच्छा यहाँ पे एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, वाया। वाया का मतलब होता है थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके के इंग्लिश के हैवी वर्ड्स का यूज करिए, वाया। द पॉलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, ट्रेवल्स, ठीक है। कौन सा शब्द का यूज करें, देखिए वोकैबुलरी भी आप देखिए, ट्रेवल्स, वाया, थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीचेज द ओवरी। ये आंसर लग रहा है, ये होता है रियल आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं एक और आंसर आप लोगों को दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। ये तो खैर ह्यूमन के बारे में है ये वाला आंसर, एक लाइन का आंसर है ये, मतलब एक मार्कर का है ये। क्या पूछे, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, वेयर डज इट अकर इन अ ह्यूमन फीमेल। तो कैसे लिखेंगे, फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इट अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब। इसका आधा मार्क्स है, क्योंकि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आधा मार्क्स का है, ये आधा मार्क्स का है। एक लाइन लिखें, दूसरी लाइन लिखें, ठीक है, खत्म, इतना हो गया। अब आते हैं वापस से आपके ओरिजिनल। अब आपने एक देख लिया कि हमने अभी तक सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए फर्टिलाइजेशन में। अब आप इधर आइए, अब इस आंसर पर हम फिर से आते हैं। अब आप देखिए, खुद देखिए कितना बड़ा अंतर है। आपको लगता है आपने जो आंसर लिखा है वो बेस्ट है, वो आपकी नज़रों में बेस्ट है, लेकिन ये बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छे आंसर्स होंगे, जहाँ पर, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, जिसने जो आपकी कॉपीज चेक कर रहा है, नोटबुक्स चेक कर रहा है, आंसर शीट्स चेक कर रहा है, वो इतने खूबसूरत आंसर पढ़ चुका होगा कि उनको पढ़ने के बाद जब वो इस क्वेश्चन इस आंसर पर आएगा, है ना, तो उसको आप सोच सकते क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। खराब ही इंप्रेशन पड़ेगा इस आंसर को देख के, क्योंकि वो इससे बहुत अच्छा आंसर देख के आ रहा है। तो सडनली सही से बात है, उसको भी लगेगा जस्टिफाइड है ये तो, कि उसको मैंने 3 मार्क्स दिए, उसने इतना सारा लिखा था, इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो आपके हिसाब से वो आंसर सही है, लेकिन हमको तो एग्जामिनर के हिसाब से देखना है कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस। अब देखो स्पेलिंग आप मिस्टेक कर रहे हो, आधा मूड उसका वहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। ग्रेन्स स्टक ऑन द स्टिग्मा, अब ये स्टक, अब मान के चलो कोई ऐसा एग्जामिनर है ना, उसको ये शब्द नहीं अच्छा लगा, फिर क्या करोगे, तो थोड़े से यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स घुसाओ, ठीक है। ट्रेवल्स, थ्रू, वाया, और ये होता है वो होता है, अभी मैंने जो पूरा बताया वो यूज करो। अब देखो, अब इसने यहाँ से शुरू करा, ये सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब 1 2 3 4, है ना। अब कहाँ कॉमा है, कहाँ एंड है, कहाँ कुछ है। अब यहाँ पे इसने एक चीज़ और लिख दी, मैं बताती हूँ। इन्होंने लिख दी इट्स। सबसे मेन चीज़, आप यहाँ पे प्रोनाउन, अब इट्स न्यूक्लियस गोज फ्रॉम स्टाइल, अब गोज, ट्रेवल्स लिखो गोज की जगह पे, फ्रॉम स्टाइल टू द ओवरी एंड फ्रॉम, मतलब देखो कितनी बार एंड लिख रहे हो आप, एंड फ्रॉम ओवरी टू ओव्यूल। अपने आप टीचर खुद पढ़ते पढ़ते आंसर कंफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ पे इट्स की जगह नहीं करना, भैया किसका न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे मेंशन करो किसका न्यूक्लियस। प्रोनाउंस को कम यूज करो, नाउंस ज्यादा यूज करो। प्रोनाउन पता है ना, भूल तो नहीं गए, ही शी इट, है ना, मी, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। नाउंस का ज्यादा यूज करो कि भैया किसका न्यूक्लियस है, उस साइंटिफिक टर्म को मेंशन करो, ठीक है। और अपने आंसर्स थोड़े से, मैं ये लास्ट बार बोल रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन बैंक्स में डेफिनेशंस ध्यान से देखिए। ट्राई टू रिमेंबर फ्रॉम द बुक, बुक की जो भाषा है उसे याद करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए, अपने आंसर्स लिखिए, मन में याद नहीं करिए, क्योंकि मन में याद करने से क्या होता है, आप पढ़ कुछ और रहे हो और आपका दिमाग कहीं और दूसरी दुनिया में चला जाता है। कौन की उसने क्या बोला था, आज मेरे साथ ये हुआ, मैं यहाँ पे फंस गया, ठीक है, आप किसका मैसेज आ गया, तो क्या होता है, आप लिख लिख के याद करिए कि कैसे याद करना है आपको आंसर्स, है ना। तो ये देखिए, फर्टिलाइजेशन
मैंने बता दिया कैसे लिखना है अब इसको, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आपको बुक को फॉलो करना है सिर्फ। ठीक है, हम बोल देते हैं कि आपकी भाषा में होना चाहिए, लेकिन वो तब होता है जब आपकी साइंटिफिक टर्म जो है स्ट्रांग हो, आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज स्ट्रांग हो। लेकिन जब आपकी इंग्लिश ही अभी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप अपनी भाषा में ना ही लिखिए। बुक की भाषा को याद करिए, लिख लिख के करिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी, क्वेश्चन बैंक के बारे में कैसे क्या पढ़ें। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बैंक है ओसवाल, याद है कितनी बार बोला है मैंने इसको। अब इसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, दिख रहा है नोट्स, है ना, वेरी शॉर्ट। तो आप जब यहां से पढ़ेंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्या लिखना है। आप जब यहां से पढ़ेंगे आपको खुद पता होगा कैसे क्या लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया कैसे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले आप अपनी बुक को रीड करिए थॉरली, एनसीईआरटी नहीं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर नोट्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपकी जो रेफरेंस बुक है आप उससे पढ़िए। और उस सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप आपका होगा, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए बुक रीडिंग। आप बुक से जितना ज़्यादा थॉरली रीड कर ले, हाईलाइट कर ले। सबसे पहला स्टेप ये होता है अच्छे कंटेंट का, अच्छे कंटेंट कैसे लिखते हैं। सेकंड, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये देखिए, ये जो तरीके हैं ना, ये सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं। ये ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल तरीके नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक मॉडर्न तरीके हैं जो कि आप नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए। सबसे पहले क्वेश्चन लगाने होते हैं। अब आपने पढ़ लिया, अब आप इसके क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है। और उसके आंसर्स देखो कि आंसर्स कैसे लिखे हैं, है ना। फिर थर्ड, जितनी भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो ओसवाल हो, चाहे वो एग्जाम आइडिया हो, कोई भी हो, जहां पे आंसर्स लिखे हैं वो सॉल्व करिए। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा सॉल्व पेपर्स। ठीक है, और यही आपके पास टाइम है, बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई पर। अब आपको पता है कैसे क्या करना है, ये मैंने बता दिए स्टेप्स, और इसी तरीके से ये फॉलो होना चाहिए। बिकॉज आप लोग 10th में हैं, योर मार्क्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये फाइनल है कि आपको ये सब करना है, और ये स्टेप्स ही काफ़ी हैं। इतना आप कर लेते हैं, काफ़ी हैं, आराम से आप 80-90% लेके आ सकते हैं। पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, क्या ऐसा रीज़न है, इतना प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों हो रहा है, इतनी कमियां क्यों आ रही हैं आपकी पढ़ाई में। सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से ही होता है। ट्यूशन्स, कोचिंग्स सिर्फ, या स्कूल्स, चलो ठीक है, वो सब आपको गाइडेंस दे सकते हैं, पर लड़ाई तो आपने लड़नी है ना। तो लड़ाई जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे वेपन चलाना, आप कैसे कर पाओगे। तो प्लीज़ मेरे जो भी मैं सजेशंस देती हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग अब से ये करेंगे। लग जाइए पढ़ाई पर, सब भूल जाइए दुनियादारी, कोई यार दोस्त काम नहीं आता बाद में। ठीक है, बस पढ़ाई करिए ऐसे ही। चलिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टाटा।